अभी मैं आपको इसी चैप्टर का 6.3 टॉपिक समझाने लगा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, दी कांस्टेंट मैक्सिमम velocity that is attained and maintained by an object while falling through a resistive medium। क्या समझ आई यहाँ से? आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी जो है vt है, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी that is attained and maintained by an object while falling through a resistive medium। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेजिस्टिव मीडियम के अंदर फॉल कर रहा है तो कहते हैं कि कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट भी होनी चाहिए और मैक्सिमम भी होनी चाहिए, जो कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अटेन कर ले, हासिल कर ले, फिर उसके बाद जो है ना उसको मेंटेन कर ले उस रेजिस्टिव मीडियम के अंदर। उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उस स्पीड को मेंटेन करना है, उस वेलोसिटी को मूव करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल एग्जांपल देता हूँ। इधर आपका टाइम है, इधर आपकी वेलोसिटी है। अब जो है ना ये कहते हैं पहले कुछ और थी, फिर करते करते लेट्स सपोज यहाँ पे उसकी मैक्सिमम हो गई। अब मैक्सिमम को जाके वो चीज़ जो है ना वो अटेन करके और उसको मेंटेन कर ले। एक लाइन थोड़ी सी वो टेढ़ी हल्की सी बन रही है, और उसको मेंटेन कर ले। ये मैक्सिमम तक पहुँच गया, लेकिन उसने अटेन तो कर ली है, अब उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, लेकिन कांस्टेंट भी होना ज़रूरी है। अभी देखिए टाइम बढ़ रहा है, इधर की इसके लिहाज से आपकी वेलोसिटी जो है वो नहीं बढ़ रही, ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जा रहा। क्या मतलब है कि उसने यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर ली है, अटेन कर ली है, और उसको कांस्टेंट फिर उसको जो है ना मेंटेन कर लिया। हम इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। When the net force on the object is zero, the acceleration terminates. When acceleration terminates, we say that the object has reached its terminal speed. If we are concerned with direction, we say that the object has reached its terminal velocity. We will concern the terminal velocity for the simplest case. हम बिल्कुल simplest case लेते हैं कि जिसके ऊपर वो अब न्यूटन लॉ है, वो किसके ऊपर? लेट्स सपोज कि ये आपकी एक बॉल है, अब ये क्या है, वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के बराबर है। अब बराबर है, यहाँ से उस चीज़ में इसने बॉल में मूव करना शुरू करना है, अभी ज़ीरो है, अभी रात के रेस्ट पे है। जब इसको फॉल करेंगे, यहाँ पे पहुँची है, फिर यहाँ पे पहुँची है, फिर यहाँ पे आ गई है,
अब यहाँ पे जो है ना इसका वेलोसिटी जो है वो है और एक्सेलरेशन भी है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी भी है और इसका एक्सेलरेशन भी है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया, इस मुकाम पे जो वेलोसिटी होगी वो टी हो जाएगी, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब ये कहते हैं कि जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर फ्रीली फॉलिंग और फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, द एक्सेलरेशंस however are quite different due to different net force। अब कैसे मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वैक्यूम में बताता हूँ आपको। इन वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर नेट फोर्स is the weight because it is the only force। वैक्यूम के अंदर जो है आपका जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जिसम का वेट होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो उसका जो बॉडी फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी मूव कर रही है सिर्फ उसी बॉडी का वेट जो है वो उसके फोर्स बन जाएगा। However, in the presence of air resistance, the net force is less than the weight। अच्छा, अब के इन presence of air, एयर की मौजूदगी में जब वैक्यूम था तो उसका फोर्स जो है वो नेट फोर्स जो है आपकी वो किसके बराबर हो गई, वेट की, बॉडी की वेट के बराबर हो गई। अब एयर रेजिस्टेंस है, बात की एयर अगर मौजूद है तो आपका रेजिस्टेंस तो एक्ट कर रही है ना, एयर है तो जब बॉडी फॉल करेगा तो रेजिस्टेंस आकर होगी एयर की वजह से। द नेट फोर्स, अब इस दौरान जो नेट फोर्स होगी आपकी वो हमेशा जो है वो लेस देन होगी उसके वेट से, बॉडी क्योंकि वो नीचे की तरफ मुंह करता आ रहा है ना। अब एक चीज जो है वो, अब लेट्स W जो है वो आपका 10 न्यूटन है, जो आपके पास नेट फोर्स लग रही है वो 8 या 9 न्यूटन होगी, तो वो बॉडी मूव करेगा ना नीचे की तरफ। अगर ये फोर्स ज़्यादा है ये कम है, अब इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अगर ये आपकी फोर्स ज़्यादा है, फोर्स जो है वो 10 न्यूटन हो जाती है, तो और वेट भी 10 न्यूटन का है, तो वो चीज़ तो स्टॉप कर जाएगी, मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब ये वेट जो है वो बड़ा होगा, सॉरी फोर्स जो है वो वेट से ज़्यादा होगी, तो बॉडी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऑपोजिट टू दी ग्रेविटी। क्लियर। ये कहते हैं कि इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में जो आपकी नेट फोर्स होगी वो उसके वेट से कम होगी। इट इज द वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब इस नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, वो किसके बराबर होगी, एफ जी माइनस एफ डी। ड्रैग फोर्स कम है और फोर्स जो आपकी ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, इसलिए बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, किसमें, एयर में। अभी इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता चलूँ। इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो नॉट चल रहे हैं कि आपकी
जो नेट फोर्स है जब लेस देन हो वेट से, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, ये आएगा कि आपकी जो नेट फोर्स है वो बराबर होगी आपके फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ड्रैग फोर्स। और जब आप ये कहें जब आपकी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और आपके ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएं तो आपकी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? ये भी 10 न्यूटन, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, ये भी 10 है, तो वो चीज़ तो मूव ही नहीं करेगी। जब मूव ही नहीं कर रही तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो मुराद की ये एफ डी की वैल्यू होती है, इसकी जगह पर अगर एफ डी पुट कर दो माइनस एफ डी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जो है आपकी जीरो के बराबर आ जाएगी। और अगर आपका अब इनकी अगर वो इस तरह से आपका एफ नेट जो होता है वो, जब एफ नेट आपके पास क्या है, जीरो है, ये जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ जी माइनस एफ डी ड्रैग फोर्स, तो मीन के एफ जी जो है वो एफ डी के बराबर हो गया। अब इसमें एफ जी जो होता है उसकी वैल्यू क्या है, एम में या ड्यू टू ग्रेविटी है तो एम जी के बराबर आ जाएगा, मुराद की वेट के बराबर होगा। तो ड्रैग फोर्स जो है आपकी वो बराबर है 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ से अगर वैल्यूज पुट करें तो एफ डी जी और डी की, तो ये आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के। वी मीन वी आपके टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से करेंगे। यहाँ से अगर वी टी को निकालने हैं तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा, एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर के बराबर आ जाएगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये हर एक जिस्म की जो है ना बॉडी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्फेरिकल है या कौन सा है आपका ऑब्जेक्टिव है, हर एक की वेलोसिटी वेरी करेगी आपकी ड्रैग सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी जो है। अगर आपके पास एक motion of a spherical ball is case में study, motion of spherical ball, spherical एक बॉल, स्फीयर जैसे एक बॉल होती है वो स्फीयर फॉर्म, अंदर से जो खाली होता है पैर से चारों साइडों से द्वार टाइप। अब इस केस में आपका इसके अगर मैं वॉल्यूम लूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो किसके बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब की। और आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की। इसका क्या मतलब होता है, डेंसिटी। अब इस स्फीयर की डेंसिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, मास पर यूनिट मीन के m ओवर v। तो इधर से m की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाए, m इज इक्वल टू रो v, v की वैल्यू इसमें पुट कर
टू आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। तरतीब दे लेंगे तो इसको ये 4/3 रो पाई आर क्यूब, ये आपका एम आ जाएगा। इसका मैस आ जाएगा स्फेयर का, स्फेरिकल कोई भी बॉडी है। अब इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो वी टी इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी वी टी जो है वो क्या आ जाएगी 2 रो, ये पाई से पाई कैंसिल और बन जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा और 3 * 2 अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 * 2 = 4, 3 * 2 = 6, ये नीचे उतर आएगा, 3 * 3 = 9। ये जो है आपकी क्या आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी रो एंड रेडियस r। अब इसमें ये आपका डेंसिटी है, ये आपका ग्रेविटी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये आपके कांस्टेंट की वैल्यूज हैं 2/9। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, अब किस पे डिपेंड करती है, साइज के ऊपर, शेप के ऊपर। अब साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ये रेडियस पे डिपेंड कर रही है, मेरा इसकी साइज कितना है उस पर डिपेंड कर रही है, उसकी डेंसिटी पे इफेक्ट कर रही है, शेप के ऊपर कर रही है और ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट। अगर ईटा भी तो हर एक पर डिफरेंट, अगर ब्लड है तो उसका डिफरेंट है, अगर आपको वाटर है तो उसका कुछ और है, अगर हनी है तो उसका कुछ और है। तो होपफुली you will understand this my lecture. For any question